मैं कम इन? हाँ, प्लीज कम। प्लीज प्लीज टेक योर सीट। आप बैठ जाइए आप। बोर्ड के सदस्य को नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। अक्षत, यस सर। हम आपको वेलकम करते हैं और आपके आपसे परिचय आपका जानना चाहेंगे। धन्यवाद सर। तो मेरा नाम अक्षत बलदवा है। मैंने अपनी 12वीं तक पढ़ाई हिंदी मीडियम में की है, सरकारी विद्यालय से। उसके बाद मैंने कॉमन लॉ एंट्रेंस टेस्ट एग्ज़ाम दिया और मुझे नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी बेंगलुरु में एडमिशन मिला। वहाँ से मैंने अपना बीएलएलबी किया और अभी यूपीएससी की तैयारी के साथ-साथ सिनेमा एक्सेसिबिलिटी के लिए काम कर रहा हूँ मैं। कि कौन सी एक्सेसिबिलिटी? सिनेमा मूवीज़ के लिए जो होता अच्छा, है। उसमें क्या कर रहे हैं आप? यस सर। तो सर सिनेमा एक्सेसिबिलिटी के लिए मैंने रिट पिटीशंस फाइल की थी दिल्ली हाई कोर्ट में 2, जिसमें हमने डिसेबल्स लोग जो विजुअली इम्पेयर्ड होते हैं और जो हियरिंग इम्पेयर्ड लोग होते हैं, हमने इसके लिए कोशिश की थी कि जो मूवीज़ उनके लिए बनती है, तो बिना किसी डिपेंडेंस के, मतलब बिना किसी एबल बॉडीड पर्सन की सहायता के वो व्यक्ति मूवी को एन्जॉय कर सके, थिएटर में भी और ओटीटी में भी। उसका इस समय क्या किस स्टेज पे है? सर जो पहला केस था दिल्ली हाई कोर्ट में मेरा थिएटर एक्सेसिबिलिटी को लेके, तो उसमें कोर्ट के आदेश के पश्चात मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ने गाइडलाइंस फॉर एक्सेसिबिलिटी स्टैंडर्ड्स इन थिएटर इम्प्लीमेंट की, जिसके तहत सारी मूवीज को अब थिएटर में एक्सेसिबिलिटी फीचर के साथ ही रिलीज होना मैंडेटरी है। और अभी 16 फरवरी तक की कोर्ट ने डेडलाइन दी है, जिसके तहत मिनिस्ट्री को ओटीटी के लिए भी ये एक्सेसिबिलिटी इंश्योर करनी पड़ेगी। तो अक्षत, आपने ये काफी फंडामेंटल चेंजेस आप ला रहे हो, तो सिविल सर्विस में आने के बाद जो आपकी अभी सोच के हिसाब से आप क्या-क्या ऐसी नए कुछ कार्य कर पाओगे जिससे देश को आपकी सेवा से फायदा होगा? सर मुझे काफ़ी सारे एरियाज़ में काम करने को मिल सकता है। सिविल सर्विस मेरा जॉइन करने का मोटिव यही था कि अभी मैं सिर्फ़ एक एरिया में काम कर रहा हूँ और तब मुझे काफ़ी सारे एरियाज़ में काम करना का मौका मिलेगा। तो मेरा उद्देश्य होगा कि जो लाइब्रेरीज़ होती हैं, तो मैं लाइब्रेरी की एक्सेसिबिलिटी पे फ़ोकस करूँ। उसके अलावा क्योंकि मैं मध्य प्रदेश से आता हूँ, तो मैं मध्य प्रदेश के ट्राइबल रीजन्स जो हैं, उनके डेवलपमेंट ख़ासकर हेल्थ सेक्टर पे काम करने की कोशिश करूँगा। क्योंकि मध्य प्रदेश में मैटरनल मोर्टालिटी रेट काफ़ी हाई है, तो ये एक कंसर्निंग चीज़ है। उसके अलावा चाइल्ड मैरेज के लिए एक एक ऐसा एरिया है जहाँ पर एज़ अ सिविल सर्वेंट मैं काम करना चाहूँगा। अक्षत का मतलब क्या होता है? सर अक्षत के 2 मतलब होते हैं। एक तो अनब्रोकन राइस जो ईश्वर को हम समर्पित करते हैं यज्ञ के दौरान। दूसरा अर्थ ये होता है संधि विच्छेद अगर हम अक्षत का करें तो प्लस क्षत, मतलब जिसको क्षति ना पहुँचाई जा सके। चावल जब भगवान पे चढ़ाते हो तो अनब्रोकन क्यों चढ़ाते हैं? अगर टूटा हुआ चावल भी चढ़ा देंगे तो क्या भगवान उससे नाखुश होगा? बिल्कुल नहीं सर, लेकिन अक्षत का मतलब अनब्रोकन राइस होता है और मुझे इस बारे में जानकारी नहीं है कि ब्रोकन राइस भी भगवान को चढ़ाते हैं या नहीं चढ़ाते हैं। अ, अम, अक्षत, आपने लॉ कर रखा है। यस सर। एक तरफ देश का कानून होता है, लॉ बन जाता है। एक तरफ जो है समाज सोशियोलॉजी के अंदर जो समाज की मेन नींव होती है वो धर्म हो जाता है। देश बड़ा है या धर्म बड़ा है? सर देश बड़ा है और उसका संविधान सबसे बड़ा है। मतलब संविधान जो है वो सेक्युलर है, वो हर धर्म को समान लेकर चलता है, तो बिल्कुल संविधान सबसे बड़ा है मेरी नज़र में। तो इस संविधान के अंदर जो है सबके लिए अभी तक एक समान क्यों नहीं है? ऐसा क्यों है कि लोग जो है अपने रिलीजन को ज़्यादा बड़ा मान के उसी हिसाब से चलना चाहते हैं? वो चाहते हैं कि संविधान भी जो है उनके रिलीजन के अंदर कोई दखलंदाजी ना करे। और उसी को कई जगह तो खाप पंचायत भी ऐसे डिसीजन ले लेती है जो कि संविधान के अंदर नहीं है। ये इतनी जो त्रुटियां हैं आती रहे, ठीक करते रहे, ट्रायल एंड एरर जिसे कहते हैं, उस तरह से समाज चल रहा है। क्यों नहीं जो है एक जिसे बोलते हैं आयरन हैंड, बिल्कुल उस तरह से करके समाज को सुधार दिया जाए। बिल्कुल सर, एक नज़रिया हो सकता है आयरन हैंड से समाज को सुधारने का। लेकिन सर आयरन हैंड से पब्लिक और रिबेलियस हो जाएगी और वो क्योंकि जो रिलीजन है वो हज़ारों साल से समाज में रूटेड है, जड़ें अपनी बना चुका है। हमारा संविधान अभी 75 साल पुराना है। तो जो 1000 साल पुरानी चीज़ें लोग उसे पहले एक्सेप्ट करेंगे, तो
जो एक्सेप्टेबिलिटी है वो डेवलप कराने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन ज़रूर से इसे समझाइश के थ्रू बेहतर तरीके से किया जा सकता है एज़ अगेंस्ट आयरन हैंड। बांग्लादेश में क्या हो रहा है? सर बांग्लादेश में अभी काफ़ी वायलेंस चल रहा है। अभी एक हिंदू माइनॉरिटी के व्यक्ति की लिंचिंग हो गई वो है। भी एक देश है? जी सर। वो भी एक देश है बिल्कुल सर। और उसका संविधान भी है? बिल्कुल सर। तो फिर उसका संविधान चल रहा है या वहाँ पे कुछ और चल रहा है? उस देश को ये कहेंगे कि अराजकता हो गई है क्या? सर ऐसा हम बिल्कुल। कह सकते हैं? सर अभी लास्ट के 1 हफ्ते के इवेंट्स को देखते हुए तो बिल्कुल मैं निसंकोच कहूँगा कि उस देश में अराजकता हो गई है और जो प्रशासन है वहाँ का फ़ेल कर गया है अपने संविधान की जो वैल्यूज़ है उसको अपहेल्ड करने में। अच्छा, मेरे कोलीग हैं, मैं उनको देता हूँ, आगे आप। अक्षर, जी ये सर। इंदौर जो है हिंदुस्तान का सबसे क्लीनेस्ट सिटी माना जा रहा है। जी सर। इसमें किसकी कंट्रीब्यूशन है? वहाँ के रहने वाले लोगों की, म्युनिसिपैलिटी की या कुछ और? सर मुझे लगता है दोनों की कंट्रीब्यूशन है, म्युनिसिपैलिटी की भी और लोगों की भी। सबसे पहला कंट्रीब्यूशन मुझे लगता है म्युनिसिपैलिटी का है जिसने लोगों को विवश किया बिहेवियरल चेंजेस लाने के लिए। म्युनिसिपैलिटी को काम करती है कि सोर्स एट सेग्रीगेशन किया जाए। हर घर में कचरा गाड़ी भेजी जाती है दिन में से 4 से 5 बार और लोगों को ये बाध्य किया रहता है कि उनको 2 डस्टबिन तो मिनिमम रखने ही है, सूखे कचरे का और एक गीले कचरे का। और अगर लोग कचरा अलग-अलग नहीं करते, तो उनसे करवाया जाता है, मतलब सबके सामने उनसे कचरा अलग करवाया जाता है। तो इस तरह से बिहेवियरल चेंजेस भी हो गए हैं। दूसरा कि क्योंकि अब इंदौर नंबर 1 आता है स्वच्छता में बार-बार, तो ये एक लोगों के प्राइड का इश्यू भी बन गया है। कचरे को डिस्पोज करने का क्या प्रोविजन कर रखा है इंदौर वालों ने? जी सर। तो सर कचरे को डिस्पोज़ करने के लिए एक बायोगैस प्लांट बनाया है, मतलब एशिया का सबसे बड़ा जो सीएनजी बायोगैस प्लांट है, वो इंदौर में बनाया गया है। तो यहाँ पे रोज़ 550 टन कचरा जो डिस्पोज़ किया जाता है, मतलब इससे खाद बनाई जाती है। इसके अलावा सर सिटी बसेस चलाई जा रही हैं अब तो कचरे से, वेस्ट टू वेल्थ मॉडल जो इंदौर ने अपनाया है उसके अंतर्गत। अक्षित, आपने हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक में डिप्लोमा कर रखी है, तबला भी प्ले करते हैं आप, सिंगिंग, हिंदुस्तानी सिंगिंग भी करते हैं आप। हिंदुस्तानी म्यूजिक और हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक और कर्नाटका म्यूजिक में क्या अंतर है? सर कर्नाटका म्यूज़िक एक स्वदेशी म्यूज़िक है जो वैदिक समय से बिल्कुल लगभग सेम रहा है, वहाँ पर इम्प्रोवाइज़ेशन का स्कोप नहीं है। हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक में जब व्यक्ति कॉन्सर्ट में गाता है, तो उसकी जो कंपोज़िशन होती है वो लाइव कंपोज़ करके गाता है, वो पहले से प्रिपेयर नहीं करके आता। लेकिन कर्नाटका म्यूज़िक में जो गिवन है, जो रूल्स गिवन है, उन्हीं के भीतर रहकर गाना पड़ता है। दूसरा कि हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक में बहुत से पर्शियन एलिमेंट्स इन्वॉल्वड हुए हैं, मतलब ये भारतीय स्वदेशी म्यूज़िक और पर्शियन म्यूज़िक का मिला-जुला स्वरूप है। अक्षत, ये संगीत और परफॉर्मिंग आर्ट्स जो है, जैसे आप तबला बजाते हैं, ठीक है, ये सोसाइटी को कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं? सर सबसे बड़ा तो अभी सर ने जो कम्युनल वायलेंस के बारे में बात की थी, तो हम इसकी रोकथाम के लिए संगीत का यूज़ कर सकते हैं। जैसे हमने देखा है कि ये गंगा जमुनी तहज़ीब के अंदर हिंदू, मुसलमान और सारे धर्म के लोग साथ में आके गाना गाते हैं और सर म्यूज़िक एक ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज़ करता है जो मतलब ट्रस्ट का हार्मोन होता है। तो अगर हम साथ में मिलके गाना गाते हैं, तो हम भले ही एक-दूसरे को जानते नहीं हैं, लेकिन हम एक-दूसरे से घुल-मिल जाते हैं संगीत के माध्यम से। अक्षत, ये जो सोशल मीडिया है, ये समाज को कैसे प्रभावित कर रहा है? अच्छे ढंग से कर रहा है, बुरे ढंग से कर रहा है? दोनों ही तरीके से कर रहा है सर। अब बांग्लादेश में हम सोशल मीडिया का इस्तेमाल देखें अगर, तो वो बुरे ढंग से कर रहा है। वहाँ पर कम्युनल वायलेंस सोशल मीडिया के थ्रू भड़काया जा रहा है, प्रोटेस्ट इरप्ट हो रहे हैं सोशल मीडिया के थ्रू। और अ, अच्छे ढंग से देखें तो सर इससे ऑनलाइन लर्निंग जो है, ऑनलाइन कोर्सेज़ बच्चे कर रहे हैं, तो दोनों ही एस्पेक्ट्स हैं। क्या सोशल मीडिया पर कोई प्रतिबंध लगाना चाहिए या इसको खुला छोड़ना चाहिए? सर मुझे लगता है दोनों ही मेजर्स शायद दोनों एक्सट्रीम में चले जाएँगे। तो हमारी जो सरकार ने रूल्स बनाए हैं अंडर डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल 2021, जिसमें कंटेंट अगर वायलेंट है और सरकार रिक्वेस्ट करती है उसको टेक डाउन करने की, तो सोशल मीडिया हाउसेस को वो टेक डाउन करना चाहिए।
तो ऐसा कंटेंट जो सोसाइटी के लिए हार्मफुल है, जो वायलेंस इरप्ट करा सकता है, जो भेदभाव की भावना को बढ़ावा देता है, ऐसे कंटेंट पर बिल्कुल सेंसरशिप होनी चाहिए। अक्षत, आपने सोशियोलॉजी रखा था एक सब्जेक्ट ऑप्शनल के लिए। जी सर। ये पिछले 100 साल में कोई सामाजिक चेतना वाली कोई ऐसा चमत्कार हुआ है? कोई मूवमेंट हुई है पिछले 100 साल में? सर फैमिली में काफ़ी बड़े बदलाव हुए हैं पिछले 100 सालों में। अगर मैं देखूँ तो पहले हम स्ट्रिक्ट जॉइंट फैमिली में हुआ करते थे, लेकिन अब न्यूक्लियर फैमिलीज़ काफ़ी बढ़ गई हैं। जो भारत का फर्टिलिटी रेट है, वो 3 से नीचे गिरकर 2 तक हो गया है। मतलब भारत की जो पॉपुलेशन है, वो अब धीरे-धीरे डिक्लाइन की तरफ बढ़ेगी, जो अभी काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रही थी। तो मुझे लगता है फैमिली स्ट्रक्चर और जो फर्टिलिटी रेट है, उसमें एक गिरावट देखने को मिली है। आज के ज़माने में सबसे अच्छा तबला प्लेयर कौन है? अम, सर अभी तक मैं जिन्हें बहुत ज़्यादा एस्पायर करता था वो ज़ाकिर हुसैन जी थे, लेकिन उनकी लास्ट ईयर उनकी मृत्यु हो गई। अब सर अभी तो अभी जो करंट में है मैं उससे अपडेटेड नहीं हूँ, लेकिन ज़ाकिर हुसैन जी को मैं काफ़ी फ़ॉलो करता था। आप हिंदुस्तान क्लासिकल म्यूज़िक में किसको ज़्यादा सुनते हो? सर हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक में मैं आप ले लीजिए भीमसेन जोशी जी को मैं काफ़ी सुनता हूँ, और उसके अलावा गज़ल गायकी भी मैं काफ़ी सुनता हूँ। गुलाम अली साहब की गज़लें जो हैं, वो मुझे काफ़ी अच्छी लगती हैं। और मेहंदी हसन का बारे में क्या विचार है आपका? जी, मेहंदी हसन जी की भी गज़लें मैंने सुनी हैं कुछ, तो वो भी बढ़िया अब होती हैं आपने काफ़ी। सब कॉन्टिनेंट की बात की है, जी सर। तो सबसे अच्छा गज़ल राइटर कौन-सा है, गज़ल जिसको इन पाकिस्तानी गायकों ने ज़्यादा गाया है? अम, सर इसके बारे में मुझे बहुत अच्छे से जानकारी तो नहीं है, नहीं, वो पर तो मैं हर एक गज़ल के पीछे नाम तो आता है ना? बिल्कुल मीर हैं, फैज़ हैं, और मीर, फैज़, दानिश, ऐसे 3-4 नाम मैं जानता हूँ, लेकिन मैंने इनके अहमद बारे में। फराज का नाम सुना है कभी? जी सर? अहमद फराज। अहमद फराज जी का भी नाम सुना है मैंने, लेकिन बहुत ज़्यादा डीपली मैंने इनका अध्ययन नहीं किया है। फराज जो भी मुलाकात थी अधूरी थी, एक चेहरे के पीछे कई हज़ार चेहरे थे, ठीक है? ऐसा बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, थैंक यू। थैंक यू सर। अक्षत, आपने रेवेन्यू सर्विस को तीसरे और चौथे नंबर पे रखा है, तो कुछ रेवेन्यू से रिलेटेड चीज़ें अगर आप बता पाएँ कि इस बारी के बजट में टोटल हमारा जो बजट आउटले कितना था? सर यदि मैं गलत नहीं हूँ तो मुझे जहाँ तक याद है 42 लाख करोड़ रुपए का हमारा टोटल बजट आउटले था। उसमें डेफ़िसिट फाइनेंसिंग कितनी थी? सर लगभग 4.5 टू 4.9% हमारा बजटरी डेफिसिट था। और एक्सपेंडिचर कितना दिखाया था हमने? सर ये मुझे याद नहीं आ रहा है। डेफ़िसिट फाइनेंसिंग को पूरा करने के लिए क्या-क्या उपाय हैं? अम, सर इससे 2-3 चीज़ें की जा सकती है। पहले तो इंटरनल बोरोइंग कि हम अपने जो इंटरनली हम सरकार लोन ले ले, जैसे टी बिल सरकार ट्रेज़री बिल्स इश्यू कर सकती है, सरकार जो है बॉन्ड्स इश्यू कर सकती है। उसके अलावा सरकार आरबीआई से भी अ, बोरो करती है। मतलब हर साल आरबीआई जो है सरकार को अप कुछ भाग अपना जो सरप्लस होता है वो सरकार को देती है। तो इससे भी सरकार का डेफिसिट फाइनेंस होता है। तीसरा एक्सटर्नल बोरोइंग, जिससे हम आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक और जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है, तो ऐसे जो बैंक्स हैं इनसे हम फाइनेंसिंग एक लेते हैं। अभी सरकार ने योजना लाए हैं प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना, क्या है ये? सर ये विकसित भारत जी राम जी जो योजना है, ये मनरेगा जो हमारी रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी योजना थी, उसको रिप्लेस करते हुए नया बिल पास किया गया है। मैं तो प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना की जो बात कर रहा हूँ, हाँ, ये जिसके अंदर जो है, जो एम्प्लॉइज़ हैं उनको भी पैसा दिया जाएगा, एम्प्लॉयर को भी दिया जाएगा, ये दूसरी योजना है, मनरेगा से ओके, अलग है। ओके, 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 ओके। नहीं सर मैंने इसके बारे में पढ़ा है, लेकिन मुझे अभी याद नहीं आ पा रहा है इसके बारे में। आपने लिविंग रिलेशनशिप की बात करी, एक गंधर्व विवाह की पद्धति हमारे उसके अंदर शास्त्रों में है, क्या होता है वो गंधर्व विवाह? नहीं सर मुझे याद नहीं आ रहा है। ये मैं इस पर और
अध्ययन करूँगा। नक्सलवाद जो पनपा है, ये हमारे गवर्नेंस की फेलियर को दर्शाता है या नहीं? अम, कुछ हद तक हाँ, क्योंकि अ, ये इस वज़ह से हुआ नक्सलवाद की जो आइडियोलॉजी पनपी है, ये जो आप डेवलपमेंट आइडियोलॉजी बताएं पहले कि आइडियोलॉजी क्या आइडियोलॉजी है? वो क्या दुश्मन है देश के? नहीं सर, वो दुश्मन नहीं है। वो बस अग्रीव्ड है, उनके कुछ ग्रीवेंसेस हैं जो रिज़ॉल्व नहीं हो पाए हैं। तो इसलिए वो समस्या है कि वो उस किस तरह के ग्रीवांसेस हैं उनके? बिल्कुल सर, तो ग्रीवेंसेस जो हैं वो डेवलपमेंटल डेफ़िसिट के है कि उनके एरियाज़ में डेवलपमेंट नहीं हो पाई, उनके एरिया में हेल्थ सेक्टर डेवलप नहीं हो पाया, वो लोग लिटरेट नहीं हो सके और जो बेसिक फैसिलिटीज़ है सैनिटेशन इत्यादि वो उनके तो एरियाज़ ये में सब गवर्नेंस के फेलियर नहीं है? सर, ये बिल्कुल गवर्नेंस का कहीं न कहीं रोल रहा है इसमें, लेकिन कुछ हद तक इसमें रोल उन लोगों का भी रहा है जिन्होंने वायलेंट आइडियोलॉजी को भड़काने की कोशिश की। क्योंकि सरकार जब कई बार डेवलपमेंट करने की कोशिश भी करती थी वहाँ पर, तो वो लोग डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को स्टॉल करने की कोशिश करते थे। जो लोग नक्सल में अपनी सत्ता बनाए रखना चाहते थे उन एरियाज़ में, तो वो लोग डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स को रोकने की कोशिश करते थे ताकि सरकार डेवलपमेंट कर ना पाए और वो अपने आइडियोलॉजी को प्रमोट कर सके। ऐसा नहीं कि हमारी जो एक सोच थिंकिंग जो हम लोगों की है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, अगर हमने ऑटोनॉमी काउंसिल कई जगह बनानी थी तो हमने बना के दे दिया हमने, और जहाँ पे नहीं कर पाए तो हमने लोगों को ही मारना शुरू कर दिया, नक्सल को ही ख़त्म कर दो, नक्सलवाद ख़त्म हो जाएगा। और नहीं तो हमने कई जगह जो है ऑटोनॉमस काउंसिल्स, चाहे वो आसाम है, चाहे वेस्ट बंगाल है, कई जगह हमने बना करके दी। बिल्कुल सर। सर तो ये आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन जो आंध्र प्रदेश में जैसे नक्सल के कुछ रीजन्स हैं और मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, तो इन एरियाज़ को भी हमने 5th शेड्यूल के अंतर्गत डाला है और यहाँ पर हमने ट्राइबल एडवाइज़री काउंसिल बनाई है। पर समस्या ये रही कि ट्राइबल एडवाइज़री काउंसिल बनाई गई लेकिन उनके जो एडवाइज़र्स होती है, उन पर काम नहीं किया गया, तो इसलिए जो ट्राइबल की जो डेव ट्राइबल डेवलपमेंट किसे बोलते हैं? ट्राइबल्स को मेन स्ट्रीम में अर्बन में ले आओ, या उनको जो है उनके पुरानी अपनी परंपराओं से हटा करके उनको नई वाली कल्चर में डाल दो? सर तो यहाँ पर हमारे जो पहले प्रधानमंत्री थे नेहरू जी, उनके पास भी ये 3 मॉडल्स थे जो आपने अभी बताए, आइसोलेशनिस्ट कि उनको पूरी तरह से उनके हिसाब से जीने देते हैं और असिमिलेशनिस्ट कि उनको हमारे कल्चर के हिसाब से उनको फोर्सफुली ढालने की कोशिश करते हैं। लेकिन मुझे लगता है ये दोनों ही मॉडल सस्टेनेबल नहीं है। तो जैसे हमारे स्वतंत्र भारत की पहली सरकार ने निर्णय लिया था कि हम इंटीग्रेशनिस्ट मॉडल की तरफ जाएँगे, कि हम ट्राइबल के कल्चर की रिस्पेक्ट करते हुए उनको डेवलपमेंट के पाथ पर आगे बढ़ाएँगे। धन्यवाद अक्षत। आपका जो फॉर्मल इंटरव्यू है, जो साक्षात्कार है, वो पूरा हुआ। धन्यवाद सर।